पढ़ रही थी चैप्टर, और उसमें फर्स्ट ही क्वेश्चन में डॉन रा से पूछता है कि हमारे पिछले जन्म के बारे में बताओ। तो रा कहता है मैं तो पिछले जन्म के बारे में बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो तुम्हारे, एक मिनट में पढ़ के बताती हूँ। हाँ, तो वो कहता है कि मैं इतने सारे सवाल इसलिए पूछ रहा था कि हम लोग इस बातचीत को हम किताब छापना चाहते हैं। तो फिर वो कहता है कि हमारे पिछले जन्म के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? तो वो कहता है कि such information as this is carefully guarded by your mind body spirit being totality, so that your present space time experiences will be undiluted. तो वो कहता है कि ये तुम्हारे माइंड बॉडी स्पिरिट बीइंग की टोटलिटी ने गार्ड करके रखा है, कि मतलब छुपा के रखा है, ताकि तुम्हारे इस जन्म में अनुभव जो है वो घुल मिल नहीं जाए और प्योरिटी से हो। तो मेरा सवाल ये था पा कि अगर हम लोग पास्ट लाइफ नहीं देख सकते और वो देखना सही नहीं है, और अगर वो कहता है कि हार्मलेस कुछ मैं तुम्हें बता दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो कहता है कि तुम तीनों ने एक साथ जन्म लिया था, एक साथ मतलब तुम तीनों एक दूसरे को पिछले जन्मों से जानते हो, और तुम लोग हीलर्स थे, और अलग अलग रिश्ते थे तुम्हारे। तो ये बात जब रा कहता है, तो ये जो हिप्नोथेरेपी के द्वारा पास्ट लाइफ जानने की बातें हैं, तो फिर ये क्यों है? दूसरा कहते हैं कि अपनी पास्ट लाइफ को अगर जान लोगे तो तुम्हारी हीलिंग हो जाती है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। मैं तो पास्ट लाइफ जानने के बाद और ज्यादा कंफ्यूज हो गई, और ज्यादा दिल में और अलग अलग बातें बस गई कि अच्छा, ये मेरे साथ पिछले 4 जन्मों से ऐसे कर रहा है, ये मेरे साथ पिछले 3 जन्मों से ऐसे कर रही है, तो इस जन्म में भी इन लोगों ने मेरी जान खा रखी है। तो इस तरह की बातें उल्टा उसने मुझे और उलझा दिया। तो हाँ, मैं समझती हूँ कि रा जो कह रहा है कि पिछले जन्म की बातें, लेकिन तो फिर ये जो हिप्नोथेरेपी करते हैं उसके अंदर फिर कैसे पर्दे को भेद के अपने पिछले जन्म के बारे में जानते हैं? क्या वो सही भी है? और क्या वो सही करना सही है? मैम, इसमें आपके 2 सवाल हैं। दूसरे वाले पे मैं बाद में आऊँगा, पहले वाले सवाल पे आता हूँ। आपको आवाज़ आ रही है? या और आपके यूट्यूब पे जो व्यूअर्स हैं, उनको आ रही है? वो मैं देख लेती हूँ। पा की आवाज आ रही है? आप लोगों को आवाज़ आ रही है दोस्त? वो मैसेज करेंगे तो जरा 2 मिनट बाद पहुंचता है यहाँ पर, वहां से यहाँ पर रास्ता थोड़ा लंबा है। और और हाँ, आ रही है आवाज। और ऑडिबल है, ठीक है। वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वाले जो मेरी हर मीटिंग को रिकॉर्ड करते हो, यू माइक्रोसॉफ्ट टीम backend people who record every meeting that I do, trying to know what we are doing here. If you are hacking into my Microsoft Teams, all the best to you. Learn something from whatever we are going to discuss here, right? I'm sure you must have learned a lot from Law of One. Well, in that case, your eyes should open up and you should behave yourself. Hanji Pa, over to you. थैंक यू मैम। गुड लेक्चर दे दिया आपने उनको। देखो 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला सवाल है आपका कि क्या कोई हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल करके अपनी पुरानी लाइफ को भेदे तो ये सही है या गलत है? पहला क्वेश्चन ये, करेक्ट? मैम देखो, इस डेंसिटी के अंदर रहते हुए ना फ्री विल सबके पास है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो है फ्री विल। अगर आप खुद अपनी ये भेदते हो ना, चाहे आप मेडिटेशन से जाके भेदो या आप क्या कहते हैं हिप्नोथेरेपी के थ्रू करो, आप किसी भी तरीके से कर लो। अगर आप ऐसा करते हो, तो पहली बात तो आपने दूसरे की आज़ादी का उल्लंघन नहीं किया, आपने अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए, अपनी आज़ादी से अपनी पुरानी ज़िंदगियाँ जानी। अब प्रॉब्लम ये है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि आपने कहा कि आप कन्फ्यूज़ हो गए। ये बहुत लोगों के साथ होता है। वो इसीलिए क्योंकि उस चीज़ को जो आपने लर्न की ना उसके अंदर जाने के बाद,
उस चीज को बैठ के एनालाइज करना होता है कि अच्छा, तो अगर इस तरीके की चीजें चलती आई हैं, तो मेरे उस तरीके के माध्यम बार बार लगे चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा ताकि इस पैटर्न को मैं चेंज करूं। तो इट्स लाइक अ गेम, कि मुझे ये गेम का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा अपना। और इस पैटर्न को चेंज करने के लिए ना, आप इसी हिप्नोथेरेपी के अंदर जाके ना अपने माध्यम भी पता कर सकते हो कि भाई मेरे मेरे एक्चुअली में रियल माध्यम कौन कौन से हैं। अगर रियल माध्यम आपको पता चल जाए और उनका यूटिलाइजेशन आप करने लग जाओ, तो यहाँ पे वो पुरानी जितनी भी कॉर्ड्स हैं वो सारी टूट जाएंगी और यहाँ से एकदम से नया पैटर्न चेंज हो जाएगा। और जैसे ही पैटर्न चेंज होगा और जैसे ही आप उन माध्यमों का इस्तेमाल करना शुरू करोगे, लाइफ कोर्स कोई और ले लेगी, और जैसे ही कोर्स कोई और लेगी, उसके अकॉर्डिंगली आपके जो माध्यम है ना, वो उसी डिजाइन के अंदर लगने शुरू हो जाएंगे। आप सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन ये होता है कि जो चीज आपने जान ली है ना, उनको एक्सेप्ट करके, एक्सेप्टेंस वाह लाके कि हाँ। वाह हम्म। वाह। राजधानी को थोड़ा स्लो करो ना। अच्छा। जुम। ऊपर। थोड़ा अच्छा, धीरे धीरे थोड़ा बताता हूँ। नीचे आओ ताकि यहाँ से अंदर जाए। अच्छा, चलो ठीक है। तो मैं बड़े सिंपल तरीके से बताता हूँ। धीरे, पहली बात तो ठीक है आराम कि से। आप दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। आप मेडिटेशन का भी कर सकते हो अपनी वेल ऑफ फॉरगेटिंग को भेदने के लिए, और दूसरा आप हिप्नोथेरेपी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका जो मेन बेसिक रीजन है, या करने का जो रीजन है, आपने फ्री विल का उल्लंघन नहीं किया, आपने खुद कर लिया। अच्छी बात है। राह ने कहा कि ये पहला गोल है हर व्यक्ति का इस कार्य को करने का, इस धरती पे आने के बाद। ये गोल है, राह ने बोला है कि सबसे पहला गोल यही है कि अपनी वेल ऑफ फॉरगेटिंग को भेद दो। उसने एक चीज और बोली है कि तुम्हारा माइंड बॉडी स्पिरिट टोटल बीइंग उसे गार्ड कर रहा है, हाँ, तुम्हारे इस इंफॉर्मेशन को। तो हाँ, उस बात को भी बीच में लपेट कर बोलना। हाँ, तो वो गार्ड इसलिए कर रहा है ना कि वो इन्फॉर्मेशन कोई और ना ले सके। पर आप तो ले सकते हो उनसे, क्योंकि आप ही तो हो वो टोटल सेल्फ, आपका फ्यूचर वर्जन जो आपसे आगे जा चुका है। आप उसी की कॉपी तो हो। तो ये तो कॉपी पेस्ट वाला गेम है कि आपकी कॉपी हर जगह है। फोर्थ डेंसिटी में भी है, फिफ्थ में भी है, सिक्स्थ में भी है। प्रोग्रेशन हायर में जो जो सेल्फ भी आगे है। निकल गए ना, करेक्ट, हायर सेल्फ भी है जो कि सिक्स्थ डेंसिटी के हायर ऑक्टेव पे है। तो आप अपनी जानकारी ले सकते हो। वो गार्ड इसलिए करते हैं कि आपकी जानकारी किसी और को ना मिल जाए, क्योंकि वो इस्तेमाल किसी भी तरीके से कर सकता है उसको। अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। ठीक है। अब मान लो आप कहते हो कि आप कंफ्यूज हो रहे हो। कंफ्यूज आप इसलिए हो रहे हो क्योंकि जितने पिछले पैटर्न्स आपने देखे ना, अब आपने देख तो लिए, आपको ये समझ नहीं आया कि इस पैटर्न को चेंज कैसे करें। तो उसके ऊपर बैठ के कंटेम्पलेशन की जरूरत होती है। और दूसरा कि आपको चाहो तो इसी का इस्तेमाल करके, हिप्नोथेरेपी का, अपने माध्यम भी जान सकते हो कि आप एक्चुअली में लगा के क्या आए हो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में। तो अगर आप उसके माध्यम को जान लोगे और उसका इस्तेमाल शुरू कर दोगे यहाँ पे, तो आप ऑटोमैटिकली देखोगे कि ज़िंदगी बिल्कुल ठीक होती चली जा रही है। वो इसलिए कैसे? क्योंकि आपने वो इसलिए ना कैसे क्योंकि इस माध्यम वक़्त क्या। जानोगे? और माध्यम जानोगे मतलब आपका आप कह रहे हो कि हिप्नोथेरेपी के द्वारा या मेडिटेशन के द्वारा अपने माध्यम जानो। माध्यम मतलब कैटलिस्ट तो लोग हैं, लेकिन वो लोग एक पर्पस से हमारी लाइफ में बार बार आ रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वन पर्सन इज इन a lot of your past lives, और हर लाइफ में वो आपके दुख का कारण बन रहा है, या जो भी अच्छा बुरा जैसे भी। तो बार बार उसके आपकी जिंदगी में और इस जन्म में भी आने का मकसद क्या है, वो इंसान कैसे जानेगा? कॉन्टेम्पलेशन करके आप कह रहे हो? ठीक है, हो गया मैम क्वेश्चन? कॉन्टेम्पलेशन करके? इज हाँ, दैट द आंसर? अब इसमें इसमें मैम 2 चीज़, एक इनकरेक्टनेस है इसके अंदर। आपने कहा कि वो लोग आ रहे हैं जो आपके लोग जो है यही माध्यम है। लोग माध्यम नहीं है मैम, 2 चीज़ें माध्यम होती हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ है जानने के लिए कि माध्यम होता क्या है। माध्यम है परिस्थितियाँ, और माध्यम है घटनाएँ। ये 2 चीज़ें होती हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको ड्राइव करती हैं किसी एक दिशा में या किसी दूसरी दिशा में, जिसमें भी आप जा रहे हो।
अगर आप उन परिस्थितियों और उन घटनाओं को चेंज कर दोगे ना, इवेंट्स को चेंज कर दोगे अपनी ज़िंदगी में थ्रू कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का मतलब ये है कि जो एक्शन मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, इससे मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है मेरे लिए या मेरे लिए सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अगर उस एक्शन को लेते हुए आपको प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, तो इसका मतलब वो इनकरेक्ट एक्शन है। आपने अपना माध्यम ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। और रा ने कहा भी है इस बुक एग्जाम्पल के से अंदर जाके समझाओ। मुझे नहीं समझ में एग्ज़ाम्पल आया। से सी आई टेल यू व्हाट, वन सेकेंड, जब मैं ये सवाल पढ़ रही थी तो मुझे याद आया कि हिप्नोथेरेपिस्ट तो मैं भी हूँ, मैंने भी सीखी हुई है और मैंने बहुत सारे सेशंस किए हैं और मैंने अपनी पास्ट लाइव्स देखी हैं और कुछ मेरी पास्ट लाइव्स मैंने सपने में भी देखी है, मतलब वो पढ़ते पढ़ते सो गई और उसमें मैंने देखी, या मैंने मेडिटेशन में देखी। तो कहते हैं कि बुद्धा ने भी कुछ अपनी 2000 पास्ट लाइव्स देखी थी, तब वो एनलाइटेंड हुआ था। तो ये सारी पास्ट लाइव्स देखने के बाद एक एक आपने कहा कि माध्यम जो होते हैं वो लोग नहीं होते, वो घटनाएं होती हैं या इश्यूज होते हैं। तो वो इशू, अगर फॉर एग्जाम्पल इशू पैसा है, प्यार है या कोई भी चीज है, अलग अलग लोग भी तो आपकी अलग अलग लाइफ में आकर आपको उस तरह की परेशानी दे सकते थे, लेकिन एक ही इंसान बार बार आपकी हर जिंदगी में आके आपको उस तरह से परेशान क्यों करता है? अगर कुछ घटनाएं ऐसी भी हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एक पास्ट लाइफ में मैं जन्म के बाद मुझे फेंक दिया था, उसमें मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती थी? तो वहां मेरा माध्यम क्या है? तो आप जो बोल रहे हो कि घटना या एक्सपीरियंसेस, उसको अगर आप किसी एग्जाम्पल से समझाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसमें मैम 2-3 चीज़ें देखो, आपने ख़ैर पर्सनल जानकारी आपकी दी है। अगर आप ये मेरे से पर्सनली पूछते ना, तो मैं पर्सनली आपको बहुत अच्छा जवाब देता इसका। तो मैं यहाँ पर पर्सनली चीज़ें की ना बाद नॉर में बात करेंगे, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही थी कि अगर आप हाँ, एग्जाम्पल दो तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, मैं जनरल टर्म में कहता हूँ। मान लो अगर आप ऐसे लगा के चलो, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मैं कोई एक्शन ले रहा हूँ घर में या मैं अपनी ज़िंदगी में कोई काम करने जा रहा हूँ, ठीक है? मैं सोच रहा हूँ कि भई मेरे को ये काम करना चाहिए और उस काम को मैं एक एक्शन लेता हूँ उसको करने के लिए, कोई भी क काम हो चाहे आप एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी सोच लो। मैं कोई एक्शन ले रहा हूँ उसको करने के लिए लेकिन रिज़ल्ट आ रहा है नेगेटिव। मैं फिर ट्राई कर रहा हूँ, फिर रिज़ल्ट आ रहा है नेगेटिव। मैं फिर ट्राई कर रहा हूँ, फिर रिज़ल्ट आ रहा है नेगेटिव। तो इसका मतलब मुझे समझ जाना चाहिए, एक तो ये काम मेरे लिए नहीं है और दूसरा मैं अपने एफर्ट और अपनी एनर्जी गलत दिशा में लगा रहा हूँ, ये मेरा माध्यम नहीं है। उसकी जगह मुझे इसका बिल्कुल विपरीत कर देना चाहिए और जैसे ही लगाऊँगा, अगर वहाँ पे वो चीज़ करेक्ट हो गई, तो एग्ज़ैक्टली आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये माध्यम यहाँ लगना था। तो आपको जो भी कर रहे हो ना, उसका उल्टा और सीधा दोनों ही करके देखने पड़ेंगे। एक ही चीज़ से अगर रिज़ल्ट उल्टे आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको अपना एक्शन और अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। तब आपको पता चलेगा ओके, इस दिशा में अगर मैं निकलूँगा तो मेरा माध्यम करेक्ट लग रहा है। अच्छा, ओके, आई विल स्पीक टू यू लेटर ऑन अबाउट दिस। तो मैं अभी तक खैर क्लियर नहीं हूँ, लेकिन ये तो बात समझ में आ गई कि अगर आप कोई पास्ट लाइफ देखते हो तो वो, क्योंकि जब मैंने पहली बार इस बारे में सीखना चाहा था, जानना चाहा था, तो मुझे हिप्नोथेरेपी में ले जाके जब पूछा गया था मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे कितनी पास्ट लाइव्स देखने की जरूरत है, तो जवाब आया था 20। 20 तो मैंने अभी तक नहीं देखी है, 10-12 देखी होंगी, लेकिन वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, एनीवे व्हाटएवर। सो उसके बाद दूसरा सवाल ये था कि आप खुद देख सकते हो, आपने बोला, पर कोई और नहीं देख सकता, तो कोई और आपको बता नहीं सकता, इसलिए रा ने बताया। ओके, ऑलराइट। फिर सेकंड सवाल ये था कि मैम उसमें रा डॉन को, हाँ जी, एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आपको यहाँ पे। हाँ, अब आपने अपना पर्सनल एग्ज़ाम्पल ले लिया था, तो मैं बस एक ही चीज़ बता सकता हूँ आपको। अब आप इसे पॉज़िटिव लोगे, नेगेटिव लोगे, मुझे पता नहीं है। बस मैं एक ऑब्ज़र्वेशन बता सकता हूँ अपनी। मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि देखो आपको अगर
आपका जो बेस्ट माध्यम जो आपका लगा है ना यहाँ पे, सच में आपका जो अगर सही माध्यम अगर आपके लगे हैं, तो आपके माध्यम लगे हैं कि आपको हिप्नोथेरेपी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग और ये सारी चीजें जो है ना, ये थे आपके माध्यम, जिसका इस्तेमाल करके आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। कितनी भी दिक्कत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, आप देखो अल्टीमेटली घूम के आप लॉ ऑफ वन पे आ गए, या आज आप कई जगहों पर मैंने देखा है कि आप लोगों की फ्री में कर देते हो मदद, है ना? उससे आपको सैटिस्फैक्शन मिलती है, दिल को खुशी भी मिलती है और आप नोटिस भी करते होगे कि आपका धीरे-धीरे झुकाव ना उसी डायरेक्शन में जा रहा है। आप आज से 1 साल पहले वाली गिन्नी नहीं हो अब। बड़ा डिफरेंस आया आपके अंदर, सबने नोटिस किया है ये। पता तो नहीं। ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये पॉजिटिव डिफरेंस ही है। सच बता रहा हूँ मैं आपको। आप देखो इसको करते हुए दिक्कतें पैदा होंगी, ठीक है, दिक्कतें पैदा होती हैं। लेकिन उसके बावजूद आपका झुकाव एक तरीके का होता जा रहा है और रा ने कहा भी था कि यहाँ पे आके एक झुकाव बनाना है सबको। या तो पॉजिटिव का बना लो या नेगेटिव का बना लो, बीच में मत झूलो बस। तो ये हो सकता है कि आपका ये जो पॉजिटिव झुकाव हो रहा है ना, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो शायद बीच में झुला रही हैं आपको। पूरी तरीके से एक इंक्लिनेशन हो जाना चाहिए। मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। मुझे आपकी बात समझ में तो आई नहीं, पर ठीक है, बाद में पूछती हूँ। तो उसके बाद रा से जब डॉन बात करता है, तो डॉन उसको बोलता है कि आपने हमें जो एक्सरसाइजेस दिए हैं करने के लिए, हीलिंग के लिए, वो कैसे, पहले कौन सी करनी है, बाद में कौन सी करनी है, ऐसे वगैरह कुछ सवाल पूछता है। तो ये एक्सरसाइजेस के बारे में आपको पता है कि हीलिंग के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस दी थी उसने? मैम हीलिंग के लिए तो उसने सेल्फ हीलिंग के लिए बताया था, मतलब मेडिटेशन की एक्सरसाइजेस तो याद है मुझे। हीलिंग के लिए मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कौन सी हैं। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, यहाँ पे इसने लिखा है, the healing exercises that you gave to us are of such a nature that it is best to concentrate on a particular exercise at one time. I would like to ask at this time what exercises I should concentrate on. Possibly a little exercise change. Should concentrate on, फिर कुछ सुनाई नहीं दिया, say tonight. तो इसका मतलब कि रा ने उनको कुछ हीलिंग की एक्सरसाइजेस दी थी, ताकि वो अपने आप को हील कर सके। 1 मिनट, पसीने आ रहे हैं, मैं जरा पंखा चला लूं। हाँ, तो आपको इस बारे में कुछ पता है, कौन सी एक्सरसाइजेस दी थी, कौन सी वाली हीलिंग रा ने उनको करने को बोला था? पता चल जाता तो हम भी कर लेते, इसलिए पूछ रही हूँ। मैम उसने आंसर में बोला होगा ना रा ने, हालांकि रा ने कहा था इस आंसर के लिए, जितना मुझे याद है, कि भाई हम तुम्हें डायरेक्ट नहीं करेंगे कि तुम्हें कब कहाँ क्या कैसे करना है, क्योंकि हाँ, वो तुम्हारे वो फ्री उसने, की इन्फ्रिंजमेंट है, क्योंकि तुम हमें ये बोल रहे हो हम जज बन जाएं तुम्हारे कि तुम ऐसा करो और वैसा करो। तो इस वजह से उसने बताना मना कर दिया था रा ने शायद। हाँ, उसने बट मना कर बट दिया कुछ था कि, तरीके बट तरीके दिए थे शायद कुछ। तो वो उस बारे में कहाँ से पता चलेगा? तो अब वो आगे आगे देखो, जाके उसने क्रिस्टल बोला, हीलिंग और वो सारी बताई तो थी। proper choice is building from the foundation, making sure the ground is good for the building. We have assessed for you the intensity of this effort in terms of energy expended. You will take this in mind and be patient, for we have not given a short or easy program of consciousness learned teaching. To guide rather than teach learn is not acceptable to our distortion in regards. तो उसने बोला कि हम तो तुम्हें नहीं बताएंगे, तुम्हारी फ्री विल की इन्फ्रिंजमेंट होगी। लेकिन अगर, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, जब वो पूछ रहा है तो उसकी इन्फ्रिंजमेंट कैसे होगी? या तो होता कि वो मैम खुद बता रहा है। इन्फ्रिंजमेंट है ये, इन्फ्रिंजमेंट है। मान लो अगर कोई पूछ रहा है, उसको गाइड करके एक दिशा में धकेल देना या मतलब भेज देना, ये गलत है। इनफैक्ट इसका तरीका जो होता है ना करने का, ये होता है कि भाई 2-4 चीज़ें उससे पहले पूछ लो कि तुझे क्या-क्या लगता है? तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? जब वो कहे भई ये चीज़ है मेरे हिसाब से, तो उसे बोल दे भाई फिर इनमें से ये वाली चीज़ चुन ले, जो भी तेरे को ठीक लगे, करके देख ले। ज़्यादातर केसेज़ ये होते हैं मैम कि लोगों के पास ना अपने जवाब होते हैं, वो कन्फर्मेशन ढूँढ रहे होते हैं किसी और से। इस वजह से इन्फ्रिंजमेंट हो जाती है उनकी। उनको पता नहीं चलता कि वो जाने-अनजाने लोग मतलब जो उनको दिशा निर्देश दे रहे होते हैं ना, उनको गलत दिशा में भी भेज सकते हैं। जबकि प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत बुद्धिमान बनना है रचयिता की तरह।
तो वो बुद्धिमानी के लिए आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि मेरा डिसीजन क्या होना चाहिए या मेरा एक्शन क्या होना चाहिए। पूछ अच्छा। सकते हो सामने वाले से, लेकिन आपके पास अपने वो होने चाहिए, तरीके होने चाहिए कि भाई मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि मेरे लिए ये ठीक है। सामने वाले को बता दो, कह रहे जब तेरे लिए ठीक ही है तो फिर ठीक है, करके देख ले इनको। सारी ट्राई करके देख ले, जो ठीक होगा वो हो जाएगा तेरे लिए। पर पा ये तो गलत है ना, एक इंसान खोया हुआ है, एक इंसान को कुछ जवाब चाहिए, एक इंसान ढूंढ रहा है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है और परेशान है, और वो पूछ रहा है भाई मैं क्या करूं, मुझे बता दो। अब ऐसे में भी अगर उसको आप अपनी समझ के हिसाब से ही बता सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। सच तो बताऊँ तो पहले सच है। बताऊँ तो पहले मुझे भी यही लगा था कि यार ये क्या है? जब बता ही नहीं रहे, मैंने कहा फ़ायदा क्या है ऐसे इंसान का? यार ऐसे राह का भी क्या फ़ायदा है जो बता ही नहीं रहे कुछ? लेकिन बाद में जब मैंने बहुत गहराई से सोचा था ना, तो मेरे को यही लगा था, मैंने कहा बिल्कुल सही तरीका है। क्योंकि अगर आप किसी को कोई दिशा निर्देश दे रहे हो ना, कल को वो चीज़ उसके लिए उल्टी पड़ गई ना, तो पड़ेगी आप ही को ही। वही व्यक्ति आपको गालियाँ देगा। इससे बेहतर अच्छा। ये है उसी से पूछ लो कि भाई तेरे पास क्या-क्या है? तू बता। जब वो अपना बता दे ना, तब उसे बोल दो कि भाई ये चीज़ें मुझे तो ठीक लग रही हैं, अब तू करके देख ले, अब हो या ना हो। कल को देख अगर वो देख आपको ब्लेम करे, तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई तूने ही तो सोचा था ये, मैंने थोड़ी ना सोचा है। देखो, जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं, हुँ, क्लास में, स्कूल में, कोर्स में, वो हुँ। भी तो एक तरह से हम सिखा रहे हैं ना। उस हाँ, इंसान को हम एक तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ओके। करेक्ट। जब रा ने डॉन और कार्ला को लॉ ऑफ वन दी, तो वो हुँ, भी उनको कुछ सिखा ही रहा था। तो हाँ। वो फिर फ्री विल का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ। उन्होंने थोड़ी बोला था नहीं ना, आके हमको लॉ ऑफ वन सिखा। नहीं, इन्होंने ही तो चैनलिंग करके इनिशिएट किया था। चैनलिंग की थी पाक, सवाल उन्होंने ही पूछे थे, लेकिन हाँ, उनको कुछ तो हुआ होगा ना, जिसकी वजह से उनको पता चला कि चैनलिंग करते हैं और कैसे करते हैं, और चैनलिंग हाँ। करके हमें क्या पूछना है, कुछ तो हुआ होगा, कुछ हाँ, तो तो रा उससे ने पहले कहा होगा। इनकी नहीं ने नहीं कहा था। इससे पहले की जो घटनाएँ घटी है ना वहाँ पे, जब ये यूएफओज़ आपको याद होगा 1947 के बाद जब वो बॉम्ब फटा और यूएफओज़ वहाँ पर आने लग गए, तो सभी के कान खड़े हो गए कि ये क्या चीज़ हो रही है, उड़न तश्तरियाँ कहाँ से आ रही हैं? तो उसकी वजह से इनका इंटरेस्ट बढ़ा। जब इनका इंटरेस्ट बढ़ा ना, रा ने कहा कि वो अगर आप इसको एडवर्टाइज़मेंट बोलना चाहते हो हमारी, तो हाँ, आप इसे एडवर्टाइज़मेंट मान सकते हो कि हम ये देखने आए थे कि भई इन्होंने बच्चों ने जो सिलेंडर पे बैठे हुए हैं और इनके हाथ में जो माचिस लग गई है, तो इनका क्या करना है मतलब कैसे करें इनका? तो हम तो वो करने के लिए आए थे, लेकिन तुम लोग फिर ये निकल ही गए उस दिशा के अंदर जानने के लिए कि भाई यूएफओ की मिस्ट्री क्या है। तभी इन्होंने वो बुक लिखी थी मिस्ट्रीज़ ऑफ द यूएफओ। इससे पहले की चैनलिंग आपकी जो वो है, क्या बोलते हैं आपका वॉइस ऑफ द कन्फेडरेशन है, वो शुरू की 4th डेंसिटी के 5th डेंसिटी के बीइंग्स के साथ। रा के साथ तो इनकी चैनलिंग हुई है 1981 में, और अभी करंट जो चल रही है वो को के साथ चल रही है जो 2010 में शुरू हुई है। हम्म। तो वो तो सजेशन जो है, या उसके अंदर हम जो सवाल जवाब पूछते हैं, वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि मुझे पर्सनली अपनी जिंदगी में क्या करना है, हाँ। पर्सनल लेवल पे अगर कोई सवाल है, तो वो इन्फ्रिंजमेंट, ग्लोबल लेवल पे नहीं है। दैट्स बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग। नहीं, ग्लोबल लेवल पे भी वो इन्फ्रिंजमेंट हो सकती है, प्रोवाइडेड अगर आपको पता है ना कि मुझे इनकी आज़ादी का उल्लंघन नहीं करना है, तो आप रोक भी सकते हो उस जानकारी को कि नहीं दे रहा मैं, क्योंकि एक्सेप्ट, रिजेक्ट, इग्नोर है ना। आप रोक भी सकते हो उस जानकारी को, और रा ने कई जगहों पे रिजेक्ट भी किया है और इग्नोर भी किया है कि हम नहीं बता रहे ये चीज़। हाँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, उसके बाद ये पूछता है कि जो धरती बनी और कहाँ से बनी, 25,000 की साइकिल क्यों थी, ये वो बोलता है। तो उसके अंदर वो एक बात बोलता है, जो कहाँ गया वो, वो कहता है गेटवे फ्रॉम इंटेलिजेंट एनर्जी टू इंटेलिजेंट इंफिनिटी ओपन्स रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टेंस, यही कहीं है वो, ये रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इंटेलिजेंट एनर्जी और इंटेलिजेंट इंफिनिटी और गेटवे, व्हाट इज दिस? मैम इंटेलिजेंट एनर इसके लिए समझने के लिए आपको इंटेलिजेंट एनर्जी समझनी पड़ेगी, जिसको ज़ीरो पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं, फ्लक्स फील्ड भी कहते हैं। ये एनर्जी पता है कौन-सी है? जब हम आँखें मूंदते हैं और वो छोटे-छोटे रोशनी के कण-कण से नहीं आने नज़र आने लग जाते हैं हम लोग को, फोटॉन्स, छोटे-छोटे होते हैं वो। तो वो जो फोटॉन्स होते हैं ना, ये जो पूरा हमारा जो
आसपास का जितना भी है ना, ये जो हवा में जितना भी है, ये सारा इन फोटॉन्स से भरा हुआ है, इन्हीं ऊर्जा के कणों से भरा हुआ है। हमारा शरीर इस पूरे समुद्र के अंदर, इन कणों के समुद्र के अंदर, इसी के अंदर की ही बनावट है हमारी, इसी से ही बना हुआ है। इसलिए कण-कण में कहते हैं लोग भगवान है। अब इसके अंदर जानने की बात है कि भई चलो ये तो हो गए कण, इनके अंदर क्या है? इनके अंदर है रोशनी की तरंगे। तरंगे हैं बिल्कुल लिटरली लाइट की जैसे फ़ील्ड फ्लो करती है ना, बिल्कुल ऐसी लाइट है इसके अंदर। ये जो लाइट है, यही रच क्रिएटर का लव है और यही लाइट क्रिएटर की रोशनी है। यानी ये जो लाइट है ना, यही क्रिएटर है। तो यही कह रहे हैं कि इस लाइट के अंदर पूरे ब्रह्मांड की सारी जानकारी है। ये बिल्कुल इंटरनेट की तरह है। जैसे गूगल पे लोग ढूँढते हैं ना जानकारियाँ, ये बिल्कुल उसी तरीके से इंटरनेट की फ़ील्ड की तरह। तो ये जो फ़ील्ड होती है ना, इस फ़ील्ड के अंदर अनंत बुद्धिमानिता है, यानी अनंत बुद्धिमानिता का मतलब हो गया अनंत ज्ञान, अनंत नॉलेज, अनंत इन्फॉर्मेशन। तो अल्टीमेटली हम लोग भी जो है ना और कुछ भी नहीं है, हम लोग इन्फॉर्मेशन है। ये सारी गॉड का इन्फॉर्मेशन डेटा बैंक। हाँ, करेक्ट डेटा बैंक है। ये जो तरंगे हैं ना इसी के अंदर है और ये सारी जो है ना रचयिता की ब्रेन वेव्स हैं ये। ब्रेन वेव्स तभी तो रा ने कहा था कि ये तुम तो सोच नाचती हुई सोच हो, तुम्हें पता नहीं है अभी। वो इसलिए क्योंकि रचयिता की जो ब्रेन वेव्स है ना ये चारों प्राइमल फोर्सेस से मिलके जो बनी है, इसी के अंदर ही सब कुछ बना हुआ है और वो सारी रोशनी की तरंगे हैं। तो वो है अनंत बुद्धिमानिता, यानी कि उसके अंदर है सारी जानकारियाँ। जब तुम उससे कॉन्टैक्ट कर लोगे ना, तो तुम्हें सारी जानकारियाँ मिल जाएँगी और ये जो अनंत ऊर्जा है, ये तुम्हारे चारों तरफ फैली हुई है। तो अगर तुम जाके कुंडलिनी अपनी एक्टिवेट करते हो, अगर तुम अपनी तीसरी आँख का इस्तेमाल करते हो, तो तुम पहला जो होगा तुम्हारे अंदर अनंत ऊर्जा आएगी, यानी ये ऊर्जा एक जगह इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। तुम्हारी कुंडलिनी की ये जो तीसरी आँख है इसके अंदर इकट्ठी होनी शुरू होगी। इसके द्वारा तुम जैसे ही कॉन्टैक्ट बनाओगे ना इस तरह इन तरंगों से, ये बिल्कुल ऐसा है कि मैम आप एक कंप्यूटर हो, आपने अपने आप को लाइट के द्वारा चालू किया, पहले कंप्यूटर को, उसके बाद उसे इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही इंटरनेट से कनेक्ट किया, सारी जानकारियाँ आ गई, अदरवाइज़ इस कंप्यूटर का कोई फ़ायदा नहीं है या इस फ़ोन का कोई फ़ायदा नहीं है। बिना इंटरनेट के इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सारी जानकारी इंटरनेट के अंदर है, ना कि इसके अंदर है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हाँ। तुम करोगे ना रिगार्डलेस ऑफ एनी सर्कमस्टेंस, इसमें सर्कमस्टेंस या घटनाएँ कुछ मतलब परिस्थितियाँ कोई मतलब नहीं रखती हैं इसके अंदर। तुम जब चाहो, जैसे चाहो, ध्यान अवस्था में जाके कर लो, हिप्नोथेरेपी के थ्रू कर लो, तुम इस फ़ील्ड से कॉन्टैक्ट करके ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक यही जब बुक पढ़ रहा था मैं, इसी के साथ में एक और बुक पढ़ रहा था, नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि इतनी बुक्स पढ़ चुका हूँ कि नाम भी याद नहीं है अब तो कौन-कौन सी पढ़ी हैं। तो उसमें एक वो चल रहा था, एक व्यक्ति का वो चल रहा था, हिप्नोथेरेपी चल रही थी उसकी। तो वो केमिस्ट्री का वो था कुछ इंजीनियर हाँ, केमिकल इंजीनियर था वो। तो उसकी जब हिप्नोथेरेपी चली ना, तो उस हिप्नोथेरेपी में वो नेक्स्ट डेंसिटी के अंदर पहुँच गया या कह लो अपनी प्रीवियस लाइफ़ के अंदर पहुँच गया वो। वहाँ पे उसने ये देखा कि वहाँ पे जितनी चीज़ें बन रही हैं ना, इसी हवा में से ये तरंगे ये मतलब जो कण-कण है ना, इसी से क्राफ्ट बन रहे हैं, स्पेस क्राफ्ट बन रहे हैं। मतलब खिंच रही है इन्हीं यही जो क कण-कण है ना, जो दिखते हैं हमें आँखें मूंदने के बाद, ये खिंचते हैं एक जगह पे उससे क्राफ्ट बन जाता है। और ये कहते हैं कि अरे! ये लोग तो इस क्राफ्ट में से उतर रहे हैं और क्राफ्ट गायब भी हो गया, खुल गया, गायब हो गया। गायब हो के जब इनको जाना था ये किसी टेम्पल में मिले थे, उस टेम्पल के अंदर पूरी की पूरी रोशनी थी। वहाँ पे जो किताबें रखी थी, उनके अंदर रोशनी ही थी, कुछ नहीं था। लिखा-विखा कुछ नहीं था, रोशनी ही थी। सिम्बल्स थे उसके अंदर रोशनी के। उन रोशनी के सिम्बल्स को वहाँ का कोई टीचर था जो उसे पढ़ा रहा था। उनको समझा रहा था कि ये सिंबल ऐसे काम करता है, ये सिंबल ऐसे काम करता है। तो ये भी वहाँ पे उनके साथ बैठ के पढ़ने लग गया। मतलब उसमें पढ़ रहा था ये। तो पढ़ते-पढ़ते हुआ क्या, फिर ये क्राफ्ट से कोई दूसरे ग्रह के लोग इनको मिलने के लिए आए। वो क्राफ्ट के अंदर से उतरे, ठीक है? बहुत बड़ा क्राफ्ट था, उसके अंदर से उतरे। उतरने के बाद वो क्राफ्ट डिसमेंटल हो गया पूरा। और फिर जब वो लोग जाने लगे वापस, मिले, खूब हँसी-खेल हुआ, गाने-बजाने हुए, म्यूज़िक चला, सारे आपस में डांस कर रहे थे। जैसे उस तरीके का डांस नहीं होता बड़ा सेंसुअल टाइप का डांस होता है इनका। वो मतलब आपस में एक-दूसरे को घुल-मिल जाते हैं उसके अंदर ये बिल्कुल ही। एक-दूसरे के अंदर ही खो जाते हैं डांस करते हुए। तो बता रहे हैं कि उस तरीके का डांस चल रहा था और दीवारें जो थी वो केमिकल बता ही नहीं पा रहा था, जबकि वो खुद केमिकल इंजीनियर था। कह रहा मैं केमिकल नहीं बता पा रहा था क्योंकि सारा कुछ तो रोशनी का बना हुआ था, मैं कैसे बताता उसमें? और वो करके जब उसने देखा ये क्राफ्ट खुला और ये जब लोग उसी जगह पे दोबारा जाके खड़े हो गए, कुछ सिम्बल्स का इस्तेमाल किया उसकी वजह से हार्मोनिक्स बजे, साउंड बजा, साउंड बजते ही वो करके एकदम से बन गया वो क्राफ्ट और उस क्राफ्ट के अंदर थे वो और वो क्राफ्ट उसने बताया उसके अंदर
कि वो क्राफ्ट धीरे-धीरे नहीं गया, ज़ुक करके एकदम से गायब हो गया। वहीं पे खड़ा-खड़ा गायब हो गया एकदम से, गायब होके फिर कहीं और निकल गया दूसरी डेंसिटी में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये एग्ज़ाम्पल्स जो मैं अब आपको बता रहा हूँ ना, ये ही है वो इंटेलिजेंट, उसका इंटेलिजेंट इन्फिनिटी से कॉन्टैक्ट हुआ। उसने हिप्नोथेरेपी में जाके इसी फ़ील्ड को कनेक्ट किया अपने आप को और इसी फ़ील्ड से अपनी जानकारी निकाल ली। यही है वो कॉन्शसनेस की फ़ील्ड जिससे हम बने हुए हैं और जिसके अंदर ही सारी जानकारियाँ हैं। हाँ, बेसिकली भाई वो इसके बारे में ये बात कर रहा था कि ये जो 25,000 की और 75,000 की साइकिल जो बनी, ये क्यों बनी? तो ये 25,000 साल ही क्यों है? ये 75,000, क्योंकि 25,000 साल तक पॉपुलेशन को, लोगों को अपनी असेंशन करने का मौका मिलता है और 25,000 के 3 साइकिल जब खत्म होते हैं 75,000 साल, तो अर्थ की साइकिल चेंज होती है। अर्थ अपनी करेक्ट। हायर डेंसिटी में जाता है। तो ये उस साइकिल की बात कर रहा था यहाँ पर। और तब उसने बताया कि ये इतना पर्टिकुलर आप 25,000 साल क्यों कह रहे हो? तब वो कहता है कि जैसे आपकी घड़ी चलती है ना, वैसे तब उसने ये लाइन बोली, द इंटेलिजेंट एनर्जी ऑफर्स अ टाइप ऑफ क्लॉक, द साइकिल्स मूव एज प्रिसाइसली एज अ क्लॉक स्ट्राइक्स योर आवर, thus the gateway from intelligent energy to intelligent infinity opens regardless of circumstance on the striking of the hour. तो गेटवे की जो उसने बात की, वो गेटवे कौन सा गेटवे की बात कर रहा है? वो क्या है पा? कुंडलिनी है या धरती की है या क्या है? ये जो 25,000 की नहीं, साइकिल नहीं, और नहीं, नहीं, वो 75। इन 25,000 साल की जो साइकिल डिज़ाइन हुई है ना, ये पता है किस तरीके से हुई है? जो हमारा प्लैनेट है ना, प्लैनेट के अराउंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड है, जो बिल्कुल हमारे भी चारों ओर होती है, हर हर इंसान की होती है अपनी-अपनी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड, ऑरा आप कह सकते हो उसको। और आपको याद होगा शायद, पता नहीं आप में से लोगों को पता होगा या नहीं होगा, कि ये जो टेस्ला था ना, किसी से हाथ नहीं मिलाता था। हाथ नहीं मिलाता था, दूर से नमस्ते कर देता था। ये जो नमस्ते की जो वो चली है ना हमारे यहाँ प्रथा, वो इसी कारण है कि एक की वाइब्रेशन दूसरे की वाइब्रेशन से वो ना हो, खराब ना हो। हाथ मिलाने से भी होती है खराब, पता है आपको? तो ये जो फ़ील्ड होती है ना, ये अर्थ के अराउंड भी लगी हुई है इसी तरीके से। ये फ़ील्ड झुकती चली जाती है, बिल्कुल घड़ी की तरह। जैसे मान लो घड़ी के 15 मिनट लगा लो आप। अब ये 12 से, मतलब 12 से आप लगा लो, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो 5 मिनट का अगर आप हिसाब-किताब लगाओगे, यहाँ पे वो 5 मिनट 25,000 साल के हैं कि भई इन 25,000 सालों में इन्होंने इतना सीख लिया। अब जो उसमें नहीं सीख पाए, उन्हें उठा के किसी और ग्रह पे रखा जाएगा, वो दोबारा 25,000 साल के पीछे करते हुए आएँगे, क्योंकि वो उसमें प्रोग्रेस नहीं कर पाए। फिर अगली प्रोग्रेशन में इन्हीं में से निकाल के जो आगे जाने लायक हैं, उनको आगे कर दिया। फिर ये आगे चलना शुरू करेंगे। फिर वो 25,000 साल की साइकिल के अंदर ये मैग्नेटिक फ़ील्ड घूमती रहती है। झुकती रहेगी, झुकती रहेगी, झुकती रहेगी। जैसे प्लैनेट के ऊपर इक्वेटर होता है, वो लगी होती है ना बीच में, एक इनविज़िबल है ये। घड़ी की एक मतलब सुई की तरह इनविज़िबल है। ये झुकती जाएगी, झुकती जाएगी। फाइनल जाके झुकेगी ये 75,000 साल की साइकिल पे, क्योंकि थर्ड डेंसिटी के लिए जो क्रिएटर है, उन्होंने टाइमलाइन ही ये रखी है कि भई जब इनसे 75,000 साल में नहीं हो रहा, 25,000 और दे दूँगा, क्या कर लेंगे ये? इनसे हो ही नहीं रहा है। तो जितने कर लेते हैं ना 75,000 साल की साइकिल में, फिर उनको मूव कर देते हैं कि यहाँ इन्होंने चुनाव कर लिया, कोई दूसरे की साइड, मतलब दूसरों की सेवा वाली साइड लेगा, कोई खुद की सेवा वाली साइड लेगा, जिसको जहाँ जाना है वो अपना वहाँ निकल के जा सकता है। तो गेटवे कौन सा है? गेटवे तो यही हुआ ना, आपकी कुंडलिनी, इसी के द्वारा ही तो आप इस इंटेलिजेंट इन्फिनिटी को कॉन्टैक्ट करोगे। धरती, धरती का गेटवे। जब धरती जो है वो 25,000 साल से दूसरे में 25,000 साल में जाती है या 75,000 साल के बाद आगे जाती है, उस गेटवे की बात कर रही हूँ। अभी जैसे हाँ, तो वो धरती थर्ड गेटवे। थर्ड डेंसिटी से फोर्थ डेंसिटी में जा रही है, 75,000 हाँ, साल के बाद जब धरती का असेंशन हो रहा है, तो वो हुँ, गेटवे जो है वो क्या है? कि मतलब अगली घनत्वता का द्वार खुल गया, गेटवे। ये धरती भी तो मेडिटेटिव स्टेट के अंदर बैठी हुई है ना, इसकी भी तो कुंडलिनी जागृत होगी उस टाइम पर, क्योंकि रोशनी तेज़ी से उसकी उस कुंडलिनी में जाएगी। जब उसकी कुंडलिनी में जाएगी तो वो भी तो नेक्स्ट उसमें डेंसिटी में मूव कर जाएगी, क्योंकि उसको भी तो जानकारियाँ आ रही है उधर से। अच्छा, फिर चौथा क्वेश्चन था, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, द फर्स्ट एंटिटीज, वो पूछता है कि धरती के ऊपर जो पहला इंसान था वो लोग कहाँ से आए, ये पूछा उसने। तो वो कहता है कि जो पहले लोग यहाँ पर आए थे वर ऑफ दिस रेस विच केम फ्रॉम मार्स,
manipulated somewhat by those who were guardians at that time. Who were these guardians? And why did ये they manipulate? क्योंकि जो मैंने वीडियोस मैनिपुलेट का देखे हैं मतलब उसमें एक मिनट, उसमें ये बताया गया है कि अनुनाकीज आए थे और उन्होंने जो यहाँ पे ह्यूमंस थे, मतलब कि वो मार्स वाले लोग और एप्स थे, उनके मतलब वो लोग लेकर आए थे मार्स के लोगों को, या पता नहीं ऐसे कुछ स्टोरी थी, और निबिरू से आए थे। अब मुझे नहीं पता वो सब कितना सही है कितना गलत है, लेकिन यहाँ पर भी वो कह रहा है कि धरती के गार्डियंस थे और उन्होंने इस रेस को मैनिपुलेट किया। आगे के सवालों में वो कहता है कि उनके जीन्स का मॉडिफिकेशन किया था। तो वो गार्डियंस कौन थे और उन्होंने मैनिपुलेशन क्यों किया था? मैम देखो, इस पे ना बहुत सारी चीजें हैं इसी एक सवाल के अंदर। ये जो गार्जियंस है ना, ये हर प्लेनेट का ध्यान रखते हैं। 24 गार्जियंस होते हैं, उनके नीचे 9 काउंसिल मेंबर्स होते हैं। ये भी चेंज होते रहते हैं क्योंकि इनकी भी तो प्रोग्रेशन है ना। ये भी आगे आगे बढ़ते जाते हैं और इनकी जगह पे जो दूसरे गार्जियंस हैं वो जगह ले लेते हैं। तो वो कह रहे उस जमाने के जो गार्जियन थे, मतलब आज से 75,000 साल पहले के, उन्होंने किया कि मार्स से जब यहाँ पर लोगों को लाए ना, उनकी फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन कुछ और थी। यहाँ की धरती, यहाँ का मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, यहाँ की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया, यहाँ के एनवायरनमेंट का इस्तेमाल किया गया, उससे उनको शारीरिक रूप दिए गए। जब शारीरिक रूप दिए गए तो उनके अंदर जो वो प्रॉब्लम्स हो रही थी ना उनको, मतलब प्रोग्रेस करने में, तब उन लोगों ने, इन्हीं गार्जियंस ने आके उनके जो डीएनए थे ना उनके अंदर बदलाव किया। ये सबसे पहला बदलाव है क्योंकि मार्स से सोल्स यहाँ पर आई थी। ठीक है, सबसे पहला बदलाव ये था कि वो यहाँ पे अपनी प्रोग्रेस कर सकें। और पीछे से भी राह ने बोला था कि पीछे से भी तुम्हारी कुछ सभ्यताएं चलती हुई आ रही थी जो फर्स्ट डेंसिटी सेकंड डेंसिटी को क्रॉस करती हुई आ रही थी, उसके पर बारे में अलग मैं अलग आगे जगहों पर थी। पूछूंगी, आगे है सवाल, वो भी आगे है। हाँ अभी फिलहाल हाँ इस बारे में गार्डियंस के बारे में पूछ रही थी मैं। हाँ, तो ठीक। उन्होंने ट्वीक किया उनको कि भाई इनके डीएनए में थोड़ा-सा बदलाव करते हैं, ताकि अपनी प्रोग्रेशन यहाँ पे आगे कर सकें। तो उन लोगों ने किया था। ये जो आप अनुनाकी वाला बोल रहे हो ना, ये तो बहुत बाद में जाके हुआ था, बहुत बाद में जाके, डीएनए में जो इन्होंने छेड़छाड़ किया था। अच्छा, वो बहुत बाद में हुआ था और ये अच्छा, पर उन्होंने भी किया था ना? हाँ, उन्होंने भी किया था, इस बुक के अंदर है। उनको अनक बोलते थे, अनक। अनुनाकी ये जो वर्ड आया है ना, अनक से आया है। अच्छा। For the experience upon your sphere by a type of birthing which is non-reproductive but consists of preparing genetic material for the incarnation of the mind body spirit. उसके बाद मेरा सवाल था, who's melding the social memory complex of the guardian race and the red planet race? Was it the Anunnakis? Wait, I will tell you कहाँ है वो। यहाँ पे उसने लिखा है, what you're saying is that the guardians transferred the race here who had died on Mars और उनको यहाँ पे लाया गया। Guardians obviously were acting with an understanding of the law of one. Law of one was named by these guardians as bringing of the wisdom of the guardians in contact with the entities from the red planet, thus melding the social memory complex of the guardian race and the red planet race. तो अनुनाकीज का जो मैंने पढ़ा था वो यही था कि अनुनाकीज ने अपने साथ ये जो धरती के ऊपर, अब मे बी आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड, बट यहाँ पे ये लिखा है कि उन्होंने मेल्ड किया। मेल्ड करना मतलब एक तरह से मिक्स किया। तो गार्डियन रेस और मार्स के लोग दोनों के डीएनए को मिक्स किया गया। ऐसा क्यों किया? ये यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें देखो। उन्होंने कहा उन गार्जियंस ने अपने आप को नाम दिया हुआ था गार्जियंस एज़ द क्या गार्जियंस ऑफ द नहीं बिगिनिंग ऑफ द विज़डम ऑफ द गार्जियन। ठीक है? ब्रिंगिंग ब्रिंगिंग द विज़डम ब्रिंगिंग द विजडम ऑफ द हाँ, गार्डियंस। ऑफ द गार्जियन। उन्होंने ये बिल्कुल कहा ऐसा कि है, लॉ ऑफ ये वन बिल्कुल वो ऐसा गार्डियंस लेकर आए थे, लॉ ऑफ वन वो गार्डियंस लेके आए थे और उसको ये नाम उन गार्डियंस ने दिया था। और उसको एक तरह से उन्होंने ये कहा था कि उन गार्डियंस की विजडम हम लेकर आ रहे हैं। सो एज ब्रिंगिंग ऑफ द विजडम ऑफ द गार्डियंस इन कॉन्टैक्ट विद द एंटिटीज फ्रॉम द रेड प्लैनेट। हाँ, तो इसमें ये जो है ना जैसे ब्रिंगिंग ऑफ द विज़डम ऑफ द गार्जियंस ये बिल्कुल ऐसा है प्रिंसिपल्स ऑफ को। यानी यहाँ पे सबके अलग-अलग नाम है। लॉ जो रा हैं उनका नाम है लॉ ऑफ वन। उनका जो प्रिंसिपल जो उनका सिद्धांत है।
है सारा कुछ लॉ ऑफ वन ही। लेकिन इसी तरीके से सिद्धांत जो है सबने अलग अलग तरीके से समझे हैं, तो सबने सिद्धांतों के ऊपर अपने आप को नाम दिए हुए हैं। जिस तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ को है, इसी तरीके से ये भी एक ग्रुप है जिनका नाम है ब्रिंगिंग ऑफ द विजडम ऑफ द गार्जियंस, जो कि लॉ ऑफ वन के ही तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि राह ने कहा है कि तुम इधर निकल जाओ या उधर निकल जाओ, लॉ ऑफ वन तो हर जगह पर चलेगी। वो ऑर्डर है पूरे ब्रह्मांड का। और ये जो मेल्टिंग की जो बात हुई है ना, हुआ ये था, इस मेल्टिंग का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो कि आपस में घुल मिल गए। इनके बीच में प्रेम क्रियाएं हो गई थी। हाँ ठीक है वही। ना, वो मार्स, वही तो प्रेम क्रियाएं हो गई उससे। उन आप रा ने आगे ये भी कहा है इसके अंदर कि इसको लॉ ऑफ वन के तरीके से या ब्रह्मांड में इस तरीके से देखा गया कि उनकी आजादी का उल्लंघन हुआ है। कोई भी हायर डेंसिटी की एंटिटी लोअर डेंसिटी की एंटिटी के साथ प्रेम क्रिया नहीं कर सकती। ये अलाउड नहीं है। अलाउड इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारा काम है उनकी मदद करना उनकी ग्रोथ में। ये नहीं कि जाके उनके यहाँ बच्चे पैदा कर दो और उनकी ग्रोथ ही करवा दो पूरी की पूरी एक ही बार में। हाँ तो यही मैंने सुना था कि निबिरू से जो लोग आए थे, अब पता नहीं वो गार्डियंस थे या कौन थे, उन लोगों ने यहाँ के लोगों के साथ प्रेम क्रिया करके बच्चे पैदा किए थे और फिर बाद में वो हाँ चले गए थे। अब वो हाँ, तो वो चले गए होंगे, वो चले गए होंगे, बाद में अनुनाकी आ गए। अनुनाकी ने कहा जब ये कर सकते हो तो हमें भी अधिकार है, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो रहता ही यही है। उन्हें ये नहीं पता कि बाद में चप्पलें कितनी पड़ी होंगी पीछे उनको, कि तुमने ये किया क्यों? जब तुम्हें भेजा किसी और काम से था, तो तुमने ये काम किया क्यों? तो उनसे वो एरर हुआ था, वो गलती हुई थी। रा ने बोला भी है कि वो एरर हुआ था उनसे। और सेम चीज़ आके फिर अनुनाकी ने भी कर दी थी यहाँ पे बाद में आके, अनक जिनको बोलते हैं। उनके लंबे शरीर हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ की जो फीमेल्स थी उनके साथ ये किया। फिर उनसे जो बच्चे पैदा हुए, उनके बड़े-बड़े शारीरिक रूप थे उन बच्चों के। और अभी रिसेंटली पता नहीं 3-4 साल की बात हो गई है। ऐसे बड़े-बड़े शरीरों वाले लोगों के वो मिले हैं, स्केलेटन्स मिले हैं, है ना? जगह-जगह पर। हाँ हाँ। तो ये वही है, वो अनुनाकी जो थे, उन्हीं की ये क्या कहते हैं वो वंशज हैं ये। इनफैक्ट इस धरती पर भी जो खुद की सेवा वाले हैं ना, वो इन्हीं अनुनाकी के वंशज हैं। है। हाँ, इन्हीं के वंशज हैं वो। रा ने इस बुक में बताया है। तो ये गार्डियन रेस अनुनाकी नहीं थे, ये अलग है। नहीं, नहीं, ये अलग है। अच्छा, पर इन लोगों ने इन मार्स के लोगों के साथ अपना ऊर्जा का आदान प्रदान किया हाँ। और हाँ, और बच्चे पैदा किए। हाँ। अच्छा। और और देखो ना, उन्होंने कहा कि यहाँ पे उन्होंने बोला ना यहाँ पे उन्होंने बोला ना कि उस प्लैनेट की जो फ्री विल थी वो एब्रिज हो गई थी। यानी उनकी आज़ादी का उल्लंघन हो गया था ये। इसको हाँ आज़ादी का वही। उल्लंघन माना जाता है। हाँ ना। हाँ, फ्री विल ऑफ दोज ऑफ द रेड प्लैनेट हैड बीन। अच्छा, तो क्योंकि उन्होंने इनके साथ संभोग किया तो वो इनकी फ्री विल का, पर उन्होंने तो अपनी मर्जी से इनके साथ किया ना, तो फ्री विल का अरे मैम इंफ्रिंजमेंट। मैम मर्ज़ी से तो ठीक है ना, क्रिएटर के भी तो बनाए हुए कुछ तरीके हैं ना, है ना? इस जनता को आगे निकालने का मतलब ये थोड़ी ना है कि भैया अपने वंशज इनके साथ पैदा कर दो। प्यार हो गया होगा यार इनको। अरे मैम प्यार प्यार यही तभी तो रा ने बोला है कि प्यार का मतलब ये नहीं होता कि प्यार में बह जाओ। प्यार का संतुलन बनाना होता है। यहाँ पे ये बह गए, हो गई वो मतलब बारिश हो गई, आग जल गई और कड़कड़ हवा बिजलियाँ चमकी और हो गया सारा कुछ काम वहाँ पे। हिंदी फिल्म की तरह बिजली चमकी, हीरोइन डर के हीरो से चिपक गई, बारिश हो गई और आग जल गई अपने आप ही। हाँ, कुछ इसी प्रकार का हो गया वहाँ पर भी। अच्छा। खैर, तो उसके बाद फिर ये सवाल मैंने पढ़ा 14 में, जब वो सेकंड डेंसिटी की बात करता है, तो सेकंड डेंसिटी वो कहता है कि 75,000 साल पहले थे। तो ये जो भी यहाँ पे कह रहा है हायर प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ, व्हाट डज ही मीन बाय हायर प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ? मतलब उस ज़माने के जो पेड़-पौधे हुआ करते थे, वो बड़े-बड़े हुआ करते थे और डायनासॉर्स वगैरह की बात कर रहा है वो यहाँ पे। कि उस ज़माने में बड़े-बड़े हायर प्लांट लाइफ और हायर किंग कॉन्ग साइज़ के हुआ करते थे, बड़े-बड़े जानवर हुआ करते थे। ये तो जानवर अब आके छोटे हो गए हैं। जैसे-जैसे एनवायरनमेंट वैसा होता गया, जानवर भी बेचारे छोटे-छोटे होते चले गए। जो उस जमाने के पेड़ थे, मैंने टाटारिया चैनल जो है टेलीग्राम पे, उसमें बहुत सारे वीडियोस और पिक्चर्स देखे हैं। वो असल में
पेट्रीफाई होने के बाद लाखों सालों से अब वो लोग उसे पहाड़ समझते हैं, पर एक्चुअली वो पहाड़ नहीं है। ऊंचे ऊंचे जो ऊपर से ऐसे फ्लैट हैं, वो काटे हुए पेड़ हैं जो इतने बड़े हैं, जैसे कि कहा जाए कि अभी मैंने गोवर्धन की जो परिक्रमा की थी, इतने बड़े बड़े वो एक्चुअली पेड़ हैं जो पेट्रीफाई हो चुके हैं। पेट्रीफाई होना मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से पत्थर बन जाना। तो बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो पत्थर की तरह बन चुके हैं, बट वो एक्चुअल में वो पेड़ हैं और उनकी जड़ें हैं जो जमीन के कोर तक जाती हैं। तो अच्छा, ओके, ऑल राइट। एंड 15 क्वेश्चन में ये था, वो पूछता है कि ये जो सेकंड डेंसिटी के एंटिटीज थे, इनके क्या 2 हाथ 2 पैर सर वगैरह और सीधे चलते थे? तो वो कहता है टू हायर ऑफ द सब वाइब्रेशनल लेवल्स ऑफ सेकंड डेंसिटी बीइंग्स एट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाइपेड, मतलब 2 पैर पे चलने वाले। हाउएवर द इरेक्टाइल मूवमेंट, मतलब सीधे खड़े होना, वैसा वो नहीं करते थे। वो अपने ज्यादातर 4 पैरों पे चलते थे और झुकाव होता था, मतलब कि वो जो एप्स है ना, जो 2 हाथ ऐसे नीचे जमीन पे टिका के तो पैरों पे चलते, उस तरह से। लेकिन वो कहता है कि 2 तरह के लोग थे। एक मिनट, ये कहाँ गया? Where did these beings come from? Where they a product of evolution? हाँ, तो वो कहता है कि ये लोग जो थे, जैसे साइंटिस्ट हमारे कहते हैं कि हम बंदरों से बने हैं, एप्स से बने हैं, तो क्या ये सही है? क्या ये इस धरती की मिट्टी के बने हैं और क्या हम बंदरों से बने हैं? तो रा कहता है सही है। अगर ये सही है, तो फिर वो जो गार्डियंस और मार्स के लोगों के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान होके वहां से जो इंसान पैदा हुए थे, वो इंसान है कि ये इंसान है? मैम इसमें 2 चीज़ें हुई थी। ये जो हमारी जो फर्स्ट डेंसिटी से सेकंड डेंसिटी में आना, यानी जानवरों वाली में, फिर जानवरों वाली से इंसानों वाली में जो आना है ना, ये तो पीछे से चल ही रहा था। ये नेचुरल प्रोग्रेशन होती है किसी भी प्लैनेट की। ये उसी तरीके से आ रहे थे, लेकिन ये मार्स वालों ने वहाँ पे कर्मकांड ऐसे कर दिए कि अपना पूरा प्लैनेट ही उड़ा दिया इन लोगों ने। इन्होंने भी खराब कर दिया था अपना प्लैनेट। तो हम्म। इनकी सोल्स को यहाँ पर ट्रांसफर किया गया। लेकिन सोल्स जो ट्रांसफर हुई ना, सोल्स भी इसी तरीके से डिजाइन होती हैं कि वो हर प्लैनेट के ऊपर जिस तरीके से होगी ना, वहाँ का उनको स्ट्रक्चर देना ज़रूरी होता है ताकि वो उसके हिसाब से आगे चल सके। तो बाद में मार्स का ट्रांसफर भी हुआ था। मार्स का ट्रांसफर कोई ऐसा नहीं है, कोई बहुत मतलब पहले हुआ था, ऐसा नहीं है। मार्स का भी बाद में हुआ है ये। पीछे से ये भी चलते हुए आ रहे थे और अलग-अलग जगहों पर थे ये। रा ने आगे जाके बताया है कि कुछ मेल्डेक से भी इधर लाए गए, वो भी इस धरती के ऊपर किसी अलग जगह पे रह रहे थे। और मार्स वाले भी अलग जगह पर किए इन्होंने। और जो पीछे से चल रही आ रही थी जो रेस, वो तो चलती हुई आ ही रही थी। और ये आई थिंक, मेरे को जो लगता है, ये मेरा बस अनुमान है, जो इसको लॉ ऑफ वन को पढ़ने के बाद है, कि ये सारी जो रेसेस है ना, ये अलग-अलग जगहों पर की होंगी जानबूझ के, वो इसलिए कि आपस में एक-दूसरे से टकराव ना हो इनका। क्योंकि आपस में अगर, लेकिन ये क्या है ना, घूमते-घामते पहुँच गए होंगे एक-दूसरे के वहाँ पे और बस हो गई होगी, फिर वहीं से इनके युद्ध-वुद्ध शुरू हो गए। जो भी है। आगे जाके ख़ैर रा ने वो बता ही दिया था कि तो युद्ध। आप कह रहे हो कि वो जितने इल्यूमिनाटीज हैं वो सारे अनुनाकी के वहां से आए हुए हैं? कुछ लोग तो ये भी मैम हैं जो नाम कहते तो हैं कि रा की सभ्यता अनुनाकी इसकी थी। मैम जिनको ज्ञान नहीं है ना और इधर-उधर से पढ़ के आ रहे हैं, उनको सच में नहीं पता है कि कहानी है क्या। मैं एक दो। अनुनाकीज़ इन अनुनाकीज़ बिल्कुल अलग है। लॉ ऑफ वन के अंदर जिस तरीके से रा ने बताया है ना, आप नोटिस करना, ये जितनी कहानियाँ बनी ना अनुनाकी और ये सारी चीज़ें, ये लॉ ऑफ वन के बाद बनी है मैम। ये सारे डिस्टॉर्शंस हुए हैं बाद में, विभाजन चीज़ों के। हम्म। अच्छा, एक्चुअल तो इन्फॉर्मेशन तो आपको लॉ ऑफ वन में ही मिलेगी। और ये जो आप बेसिकली बोल रहे हो ना, नाम ले रहे हो, आप नाम मत लिया करो किसी का, लेकिन मैं खुद की सेवा के रास्ते वाले पे बता रहा हूँ। ये सारे के सारे स्पेशल अपने आप को ब्रीड समझते हैं, इनकी, अनुनाकी की। हम्म। और अच्छा। अनुनाकीज़ जो थे ना, जो अनक थे ये, इनका टारगेट भी यही था कि यहाँ पर एक स्पेशल रेस बनाना, जिनको एलीट बना के टॉप पे करना। ये उनका तरीका था यहाँ पे। और तब से ये रेस चली आ रही है पीछे से। ये अपने आ, अपने आप को ब्लड ब्लड लाइन्स बोलते हैं इनके, ब्लड लाइन्स हैं सो ये। हाँ, तो मैंने जो सुना था, मैंने जो देखा था वीडियो, उसमें ये था कि वो अपने साथ किसी दूसरे ग्रह के लोगों को यहाँ पर लाए थे, उनकी, ताकि वो लोग इन लोगों की गुलामी करें। मतलब ये उन्हें नौकर बना के लाए थे और
यहाँ के लोगों के साथ, मतलब वो बंदरों के साथ उनके जीन्स मिलाकर साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी के द्वारा वो बच्चे मतलब उन लोगों ने इंसान को पैदा किया, क्योंकि वो धरती के ऊपर जो सोना था उसे माइन करके वो लेके जाना चाहते थे। और इस दौरान ये अनुनाकी के कुछ लोगों का, या वो उस प्रजाति के लोगों के साथ जो धरती के प्रजातियां थी, या जो उनको लेकर आए थे और उनको बंदरों के साथ इन लोगों ने मिलाया था, उन लोगों के साथ इनका कुछ प्रेम प्रसंग हो गया। तो मिक्स्ड बच्चे पैदा हुए, लेकिन वो ये पसंद नहीं करते थे और वो चाहते थे कि उन्हीं के जो फैमिलीज हैं वो रूल करें इस पूरे धरती के ऊपर। ये मैंने पढ़ा था। तो वो कहता है इसमें कि इसमें मैम एक दो चीजें आपने करेक्ट बोली है कि हाँ, इस तरीके की भी शायद कुछ हुआ था इंसिडेंट, लेकिन वो शायद ही है, मेरी मेरी नजर में शायद ही है वो, इसलिए हाँ क्योंकि इसका इससे कोई लेना देना नहीं, मतलब रा ने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। रा ने बताया कि उन्होंने मतलब शारीरिक रूप से ही किया ये सारा काम, ठीक है। हो सकता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का भी इस्तेमाल किया हो, क्योंकि ये जो ओराइन ग्रुप है ये टेक्नोलॉजी का राजा है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के राजा है ये लोग, हाँ, ठीक है। और और उस और ये जो सोना आपने बोला ना, सोना लेने के लिए आए हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी ट्रू है, क्योंकि आपके जो लैपटॉप है, आपका जो फ़ोन है, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसके अंदर सोने का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और यहाँ से सोना वो इसलिए लेके जाते हैं, उनके साथ सोने का ट्रेड इसलिए होता है, क्योंकि ये सोना टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें होती हैं ना, उनके बनाने के काम आता है। ना सिर्फ टेक्नोलॉजी, बल्कि वो लोग जहां पर रहते हैं वहां पर सोना है नहीं, और उनको जिंदा रहने के लिए या अपना जो भी काम करने के लिए उनको सोने की जरूरत पड़ती है, ऐसा मेरे ख्याल से उसमें कहा था। खैर, हाँ ना, क्योंकि क्योंकि उसमें ये उन्होंने भी देखो, कहा देखो, था मैं कि बताता हूँ। 1 सॉरी। मिनट, वो हाँ ना, वो जो आपने बोला ना, बिल्कुल सही बोला। उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जो इनकी बॉडीज़ भी जो है ना, इनके जो शरीर है वहाँ पे, वो भी सिंथेटिकली बनाए हुए हैं इन लोगों ने, और इनकी टोटल डिपेंडेंसी जो है ना अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर है। अगर वो टेक्नोलॉजी गिरी, तो इनकी पूरी सभ्यता गिर जाएगी, पूरे ब्रह्मांड में गिर जाएगी। तो उस टेक्नोलॉजी को सर्वाइव करवाने के लिए ना इनको जगह-जगह प्लैनेट्स ये ढूँढ रहे होते हैं कि किस प्लैनेट के ऊपर थर्ड डेंसिटी का कोई प्लैनेट मिले, जहाँ पे सोना हो। सोना तो ऑलमोस्ट हर प्लैनेट पे ही होता है, ऐसी बात तो नहीं है। तो ये एलिमेंट ही कुछ ऐसा है, बेसिक एलिमेंट है ये। तो इसका इस्तेमाल इनको चाहिए ही चाहिए अपनी सभ्यता को चलाने के लिए, वरना इनकी सभ्यता काम नहीं कर पाएगी, आगे चल ही नहीं सकती इनकी सभ्यता। हम्म। तो उसमें ये भी कहा था कि वो निबिरू जो प्लैनेट है, वो अभी भी कहते हैं कि सूरज के पीछे है, और वो लोग निबिरू से आए थे, और निबिरू ये हमारे सोलर सिस्टम में घूमते 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 हमारे जब धरती के करीब आता है तभी वो लोग आते हैं, और ये 75,000 साल पहले आए थे, और अब दोबारा वो धरती के करीब आने वाला है, तभी इतना सब वो सोलार फ्लेयर्स और ये सब हो रहा है। आई डोंट नो, ये सब सुनी सुनाई बातें कितना सही है मुझे नहीं पता। खैर आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद मेरा क्वेश्चन था 16, 17, 18, वो ये था कि ये जो सेकंड डेंसिटी वाले जानवर और वो सब थे, वहां से वो लोग तीसरी घनत्वता के प्राणी बने। तो रा ने बोला कि हाँ, कोई गारंटी तो नहीं है कि इनको कितने साइकिल लगेंगे। अब यहाँ पर ये जो साइकिल की बात कर रहा है, क्या ये कह रहा है कि कितनी जिंदगियों के बाद, रीइंकार्नेशंस के बाद ये थर्ड डेंसिटी में आएंगे, या ये कह रहा है कि 25,000 वाले कितने साइकिल लगेंगे? ये कौन से वाले साइकिल की बात कर रहा है? मैम दोनों की ही बात हो रही है यहाँ पे, दोनों की बात हो रही है। ओके, ठीक ये है। जो हमारे यहाँ के आज के बंदर है ना, जो आज के जो बंदर है, रियल बंदर जो है, मंकीज़ जो है, उनके बारे में बात हो रही है। ओ, अच्छा। Is there any particular race of people on a planet now who were incarnated here from second density? हाँ, this is a very important question. इसके अंदर मेरा एक सवाल था। तो एक तो वो कहता है कि जो मैल्डेक से आए थे, जिनको आप बिग फुट कहते हो, वो आपके धरती के अंदर रहते हैं, राइट? और दूसरा वो कह रहा है, करेक्ट। द अदर रेस इज दैट बीइंग ऑफर्ड अ ड्वेलिंग इन दिस डेंसिटी, ये मुझे समझ में नहीं आया, बाय द गार्डियंस who wish to give the mind body spirit complexes of those who are of this density
At this time, appropriately engineered physical vehicles, as you would call these chemical complexes, in the event that there is what you call nuclear war. ये जरा प्लीज जरा ढंग से पूरा समझाना पा. इसको इसको पूरा उसमें जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे वो डॉगमैन की बात कर रहे हैं। एक प्रजाति उन्होंने डॉगमैन वाली भी बनाई थी हाँ कि बोली थी. अगर इस प्लेनेट हाँ, अगर इस प्लेनेट के ऊपर न्यूक्लियर वॉर हो जाती है ना, तो ये जो प्रजाति है ना, ये अपने आप को गायब भी करना जानती है। ये अपने आप को गायब करके दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे और अपनी फिर ये जो अगली प्रजाति अगर यहाँ पे सारी ये इंसानों की प्रजाति अगर खत्म हो जाती है ना, तो वो प्रजाति होगी जो इस प्लेनेट को टेक ओवर करेगी और इस प्लेनेट के ऊपर उनके उनके वंशज फिर चलेंगे आगे। या ये भी हो सकता है कि हमारे जितने भी इस धरती के लोग, इस धरती को मान लो जो अगर ये तबाह करने पे जिस तरीके से तुले हुए हैं, तो अगर ये ऐसा करते हैं तो उनको फिर उस तरीके के शरीर मिलेंगे, कुत्ते जैसी शक्ल लेके घूमेंगे इधर से उधर। इजिप्ट में रा के और हाँ बहुत सारे भगवानों के शक्लें, मतलब जो मूर्तियां बनाई है, कार्विंग बनाई है, वो कुत्ते की शक्ल ही बनाई है, वुल्फ. हाँ और हाँ कहा जाता था कि रा जो है वो लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड है, जो पूरा जो दिन में धरती के ऊपर रहता है और रात में धरती के नीचे जाता है. अब वो कितना सही है मुझे नहीं पता, वो उन लोगों की कहानी है इजिप्ट की, वो जाने. लेकिन तो यहाँ पर तो इससे साफ पता चल रहा है, रा तो सूर्यवंशी है, वो तो सूरज के अंदर है ना। दिन में हाँ, ऊपर आ जाते हैं, रात में नीचे चले जाते हैं, तो बात तो एक ही है। ये क्यों नहीं सोचा मैंने. अच्छा, नहीं लेकिन वो जब ये कहता है कि वो जो उसने पूछा कि इस समय धरती के ऊपर ऐसे कोई दो रेसेस है क्या, तो एक तो मार्स के लोग हो गए, एक मेल्डेक के हो गए, तो उसने बोला कि सेकंड डेंसिटी कॉन्शियसनेस कॉम्प्लेक्सेस, जो सेकंड डेंसिटी से थर्ड डेंसिटी में आने वाले हैं. There are no second density consciousness complexes here on your sphere. However, there are two races which use the second density form. मतलब एक तो मैल्डेक वाले जो बिगफुट बनकर घूम रहे हैं. The other race is that being offered a dwelling in this density by guardians. मतलब क्या? ये मतलब कि गार्जियंस ने उनको भी ऑफर किया हुआ है, ये किसी और प्लेनेट की सभ्यता है। उनको सेकंड डेंसिटी से यहाँ पर अपना वो करना चलाना चाहते थे अपनी ज़िंदगी, तो उनको भी यहाँ पर उन्होंने मौका दिया है कि तुम चाहो तो यहाँ पे ज़िंदगी जी सकते हो। और यहाँ पे डॉगमैन की ही बात हो रही है क्योंकि न्यूक्लियर वॉर के केस में डॉगमैन ही है जो डॉगमैन और बिगफुट ये दोनों ही एक जैसे हैं, ये सर्वाइव कर सकते हैं। और ये डॉगमैन और बिगफुट इनकी जो स्पीड है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने की ना, ये 60 किलोमीटर से लेके 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी भाग सकते हैं ये, गायब भी हो सकते हैं। इनके पास दोनों एबिलिटीज़ हैं। और ये और जो कह रहा है, ये डेंसिटीज़ के अंदर भी मूव करना जानते हैं। ओ, गायब भी होना जानते हैं, ये इसी हवा के अंदर गायब हो जाएँगे आपकी आँखों के सामने, आपको पता नहीं चलेगा। पहाड़ों में जो है ना, नेपाल-वेपाल की साइड में इनको येटी कहा जाता है, हाँ हाँ बिगफुट हाँ को। हाँ हाँ. तो ये जो कहता है अप्रोप्रिएटली इंजीनियर्ड फिजिकल व्हीकल्स हाँ, तो उनके शरीर को इनको प्रॉपर्ली उसको उनके भी शरीर को डिज़ाइन किया है इन्होंने, गार्डियंस of ने। those. ये गार्डियंस को आपको याद होगा रा ने कहा था कि फ्री विल तुम्हारे यहाँ पर इसलिए दोबारा बाहर से क्वारंटीन लगाई गई क्योंकि 2 प्लैनेट इस हमारे सौर मंडल के अंदर 2 प्लैनेट के ऊपर ड्रामा हो चुका था ये। एक तो मेल्डेक जहाँ पे उन्होंने पूरा प्लैनेट ही नष्ट कर लिया अपना। और एक दूसरा था मार्स. ये मार्स, ठीक है? तो जब वहाँ से उठा के यहाँ पर लाए ना कि इनकी आज़ादी का उल्लंघन हो गया वहाँ पे पूरी तरीके से। इन्हें पता नहीं चला ये अपनी आज़ादी देते ही चले गए, पूरी तरीके से उल्लंघन हो गया इनका। और इन्होंने अपने बायोस्फीयर को भी खराब कर दिया। तो जब वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया ना, तो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड उन्होंने ये किया कि अगर ये इन्होंने यहाँ पर फिर से ये ड्रामा किया, तो ये डॉगमैन वाली प्रजाति भी यहाँ पर रख दो। सेकंड डेंसिटी वाली डॉगमैन वाली प्रजाति यहाँ पर रख दो कि अगर ये चले जाए, तो इनको तीसरी घनत्वता में ले आओ डॉगमैन वालों को और इनसे आगे की वो जो प्रोग्रेशन है वो चलने दो। हाँ, ये आपने बोला ना डॉगमैन, और वो ये यही बोल रहा है कि इन लोगों को रिजर्व में रखा हुआ है, हाँ, which exist as instinctual second density beings. Instinctual second density beings मतलब क्या है? What you would call a मतलब उनके gene pool. उन इंस्टिंक्चुअल मतलब ये अपने इंस्टिंक्ट से काम करते हैं। ये अगर आपके आस-पास भी आ जाएँगे ना, तो आपके पास आके अगर खड़े भी होंगे ना, तो गायब होके खड़े हो जाएँगे। ये मतलब जानवरों के अंदर आप देखें ना, जानवरों का इंस्टिंक्ट होता है, इनका इंस्टिंक्ट जानवरों जैसा है।
तो डॉगमैन ही तो हुए ना, डॉगमैन और बिगफुट ही तो हुए, और कौन हुए? What you would call a gene pool in case these body complexes are needed. These body complexes are greatly able to withstand the rigors of radiation, which the body complexes you now inhabit could not do. And where are these हाँ, located? These are located in the deep forest, many over the surface of your planet. Are they Bigfoot? They are scarce. This is correct. Able to the first place able to proximity, but these beings are very able to escape due to the technological understandings before their incarnations here. मतलब यहाँ पैदा होने से पहले उनकी टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा गहरी थी. Wow. Are हाँ, तो those इसलिए most तो वो डिटेक्शन से निकल जाते हैं। कई लोगों के साथ मैम ये इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। अगर आपको क्रिप्टोग्राफर्स के कुछ वीडियोस मिले ना, ढंग के क्रिप्टोग्राफर्स के, तो आप उन वीडियोस में देखना, ये आंखों के सामने आते हैं, एकदम से गायब हो जाते हैं। आंखों के सामने आएंगे, ये डॉगमैन वगैरह भी आंखों के सामने आएंगे, गायब हो जाएंगे। अच्छा, मतलब डॉगमैन अभी भी है धरती पे? हाँ है, ये जीन धरती पूल के बना के अंदर रखा हुआ है है या इन्होंने। ऊपर है? ये बोल रहे हैं ना, जंगलों के अंदर, धरती के नीचे होंगे कहीं पे जाके, इनका जो लिविंग है वो वहीं पर ही है। और आपने जो रा के उसमें देखा है ना, जो इसमें क्या इजिप्ट के उसमें देखा है, तो उस जमाने के जो राजा हुआ करते थे ना, क्योंकि उनको पता था कि ये जो है ना, ये डॉगमैन जो है, ये न्यूक्लियर को भी झेल सकते हैं, तो इनको भी उन्होंने अपनी सेना में भर रखा था। तभी उनकी दीवारों पे वो जो इमेजेस दिख रही है ना आपको, ये डॉगमैन वाली जो शेप्स दिख रही हैं, हाँ. इनको अपने काम के लिए रखा हुआ था इन्होंने, कि अगर युद्ध हुआ तो इनको भेज देंगे, न्यूक्लियर वॉर हुई तो। क्योंकि अच्छा. टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इजिप्ट के टाइम पर भी और अटलांटिस के टाइम पर भी, ये जितने भी थे सारे एक ही टाइम के थे, इन सबको ये टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग थी कि ये न्यूक्लियर कैसे काम करती हैं सारी चीजें। और रा ने बोला भी था कि अगर तुम टेक्नोलॉजी के मामले में बात करोगे ना, तो वो जो अटलांटिस थी ना, वो थी तुम्हारी सबसे ज्यादा महान सभ्यता। मतलब कि अटलांटिस बिल्कुल ऐसा था जैसा कोई एआई ड्रिवन सोसाइटी हो, प्योर, जहां पे हर चीज एआई से होती हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। हम्म. जैसा कि आज की डेट में आपको इंडिया, मतलब धरती पर भी कई कंट्रीज दिख जाएंगी आपको। बहुत कंट्रीज हैं, नाम किसी का नहीं लेंगे, बहुत कंट्रीज हैं जहाँ पे सारी चीजें एआई से होती हैं। हर चीज, टच स्क्रीन, ये स्क्रीन, वो स्क्रीन, ये सारी चीजें जो है ना, ये कुछ नया नहीं हो रहा है इस धरती के ऊपर। हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, कुछ भी नया नहीं हो रहा। Hmm. 3 types of Bigfoot. One is a thought form. हाँ, थॉट फॉर्म तो हवा में गायब रहते हैं ना। तो इन लोगों को यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है ताकि कल को अगर न्यूक्लियर वॉर हुई और इंसान की जाति खत्म हो गई, तो ये लोग वापस यहाँ पर आएंगे और इंसानी जाति शुरू करेंगे, ऐसा? मतलब इंसानी जाति तो नहीं कहा जा सकता, हो सकता है इंसानों की सोल को ट्रांसफर करके इनकी सोल इनके अंदर डाला जाए। अब सोच अच्छा. लो मैम, अगर हमारी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई तो कैसे लगेंगे ना हम। आप मेरे से मिला करोगी तो मैं आपसे कहूंगा भाव भाव, तो आप भी करोगी भाव भाव। नहीं नहीं, जरूरत क्या है? आजकल तो लोग बोल रहे हैं आई फील लाइक कैट, म्याऊ, आई फील लाइक अ डॉग, भाव. एक कोई मैंने इंस्टाग्राम पे देखी, नहीं टेलीग्राम पे देखी, एक पार्टी हुई थी कोई न्यूयॉर्क या पता नहीं लॉस एंजलिस में, और वहां पर कोई आया था पूरा अपनी बॉडी को सिल्वर पेंट करके, यहाँ मूछें लगा के, म्याऊ 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 म्याऊ, वो बोलती है ओह सो यू मीन टू से यू क्या बोला उसने, यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ लाइक अ कैट, म्याऊ म्याऊ म्याऊ. और पीछे पूंछ लगा फ्रैंकली रखी स्पीकिंग, है. हम लोग फ्रैंकली स्पीकिंग इससे पता चलता है कि हमारी जो सभ्यता है ना, वो इंसान के रूप में भी खुश नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, कुछ तो नया चाहिए, तो चलो जानवर ही बन के देख लेते हैं। अपने आप को जानवरों से कंपेयर करते हैं। तू जानता नहीं, तेरा भाई शेर है। अरे शेर जानवर है मेरे भाई, तू इंसान है। राइट. तो मैं सोच रही हूँ ऐसे लोग फिर सेक्स भी जानवरों के साथ ही करते होंगे. मतलब हिंदुस्तान के तो गली गली कोने कोने में, गांव गांव में कितनी बार ऐसी खबरें आती हैं कि कुत्ते का रेप कर दिया एंड ऑल. पता नहीं कितने घटिया होते जा रहे हैं इंसान. मैम घटिया ऐसे नहीं लोग तो होते जा मर ही रहे, जाए ये तो अच्छा है. ये इसलिए होता है, ये इसलिए होता है मैम कि
कॉन्शियसनेस का ना एक तरीका होता है अपने आप को बढ़ाने का। जब इंसान के पास कम जानकारियाँ हो ना और कम चीज़ें उपलब्ध हों, तब वो इस तरीके का रास्ता लेता है। कम जानकारियां और कम चीजें उपलब्ध मतलब क्या यार? तो आप क्या कुत्ते का जाके रेप कर दोगे? व्हाट रबिश। हाँ, मतलब वो तो इंसैनिटी के अंदर आता है ना, फिर वो इसका मतलब वो रा ने बोला भी था कि तुम्हारे यहाँ पर अभी कई लोग ऐसे हैं जो कि उस जानवर वाली प्रवृत्ति से इंसान की प्रवृत्ति में भी नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी दिक्कत हो रही है तुम्हारे यहाँ पर लोगों के साथ। रा को पता है ये चीज़। अच्छा, ठीक है। अब मैं जरा कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। Earth's axial precession is also about 2005 to 25,000 years. Yes, that's exactly what Ra is talking about. Fallen angels, giants, रूप तेरा मस्त था ना? अच्छा, ये कहाँ से आ गया? दो फूल यकरा गए। बिल्कुल, अच्छा। टकरा गए। हाँ, वो पुरानी हिंदी फिल्मों वाला। मे बी they did IVF baby outside. अच्छा, ये जो वो फिल्म थी ना, कौन सी फिल्म थी? अभी रिसेंटली देखी थी, मैंने बताया था उसमें लास्ट में उन्होंने एक सीन दिखाया था जिसमें बहुत सारे पॉड्स हैं जिसके अंदर बच्चे ओरायन के पैदा किए जा रहे हैं। ये क्या सच में ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? वो ये क्या कहते हैं एआई से बच्चे फोर्थ क्रिएट ये करना। हाँ, हाँ, सिंथेटिक बच्चे हैं वो, सिंथेटिक बॉडीज़ क्रिएट हो रही है, बट वो जनता के लिए नहीं हो रही, वो अपने लिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है हम इस 4th डेंसिटी अगर इसको 4th डेंसिटी नेगेटिव प्लैनेट बनाना है, तो इसके लिए हमें अपनी कॉन्शसनेस ट्रांसफर करनी पड़ेगी इन बॉडीज़ के अंदर। तो ये बॉडीज़ वो अपने लिए बना रहे हैं, ना कि लोगों के लिए। अच्छा। क्योंकि उनको ओ, पता है ना 4th डेंसिटी में बॉडीज़ हल्की होंगी। तो उस तरीके की बॉडीज़ डिज़ाइन की हैं 4th डेंसिटी के अकॉर्डिंगली और जब 4th डेंसिटी अ, अगर ये नेगेटिव में निकला प्लैनेट, जो कि लोगों के ऊपर है पूरी पूरी तरीके से, तो ये अपनी जो कॉन्शसनेस है उसको उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर यहाँ पर सब लोग मर गए और मरना पड़ा, यू मीन टू से दैट वे? मरना पड़ा नहीं, ये तो पहले ही कर लेंगे ना, मरेंगे क्यों? ये शरीर खुद ही त्याग देंगे, वो अपनी कॉन्शसनेस उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। इन्हें बोलते हैं थॉट ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज़, कॉन्शसनेस ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज़। मरने दो। इनके ये जो पॉड्स है, ये कहाँ पड़े होंगे? ये रखे हुए हैं, फैसिलिटीज़ हैं इनकी भी, अलग-अलग जगहों पर रखे हुए हैं। धरती पे? हाँ। बम गिरा दो उधर। अरे कौन छुट्टी। गिराएगा? रातों उनकी भी आज़ादी का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं ना। रा, प्लीज उनकी उन फैसिलिटीज पे बम गिरा दो यार। खत्म कर दो, नहीं चाहिए। देखो, मैं आपसे सेवा मांग रही हूँ, मेरी सेवा कर दो। मेरे साथ ये सब लोग मांग रहे हैं। हम सबकी एक बात मांग लो, एक एक एक। है कि नहीं पा? और नहीं तो क्या? अब हमने तो हाँ। सेवा मांगी है, अब वो करे नहीं करे, राह जाने। राह, आप मेरी बात सुन रहे हो ना? सुन रहे हैं। उससे पहले अब हार्वेस्ट होगी, पता नहीं। अच्छा, एक हाँ, हाँ, चीज और बिल्कुल, क्या मैं बिल्कुल। बोलने वाली हार्वेस्ट थी। उससे पहले ही होगी। सही कह रहे हैं, वो अ, हार्वेस्ट पहले होगी। हाँ, ये जब मैं ये क्वेश्चंस पढ़ रही थी ना सुबह, मतलब ये चैप्टर पढ़ रही थी, तब मैं एक सवाल आ रहा था मेरे दिमाग में कि अगर अगली बार वैशाली जाती है या उन लोगों को ईमेल करती है, तो सवाल उनसे हम पूछ सकते थे कि क्या अनुनाकी की जो स्टोरी है, या ये वही है, अ, या एक्चुअली स्टोरी क्या है अनुनाकी की? निबिरू, अनुनाकी, इतना कंफ्यूज करके रखा हुआ है। अबे अरे कौन है छोड़ो ये ना मैम, रायन अपने रात ऊपर काम ड्रैगन करते हैं। राइडर? कुछ बोलना है तो बोलो। क्या ओ आ ई ऊ कर रहे हो? हाँ। मैम इस इन सब चीज़ों में ना ये स्टोरीज़ है, ये हिस्ट्री हो चुकी है। मेरा देखो मेरे से अगर आप पूछोगे ना, मेरा पर्सनल मानना तो नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ, मेरा पर्सनल सोच मेरी ये है कि जब हमें आगे की निकलना है नेक्स्ट डेंसिटी के लिए, तो क्यों ना अपने ऊपर काम करके इन अंडरस्टैंडिंग को लेके रा ने जो तरीके बताए हैं इस बुक के अंदर कि 4th डेंसिटी पॉज़िटिव के लिए आप किस तरीके से अपनी ग्रेड बना सकते हो, उसके ऊपर फ़ोकस कर लिया जाए तो ज़्यादा सही है। क्योंकि रा ने बोला है इस प्लैनेट से नेक्स्ट डेंसिटी में जाने के लिए हर व्यक्ति को अपने-अपने ऊपर काम करना है।
अब जब हर व्यक्ति को अपने ऊपर काम करना है, तो फिर उन प्रोसेसेज़ का इस्तेमाल करके, जो कि मैं सोच भी रहा था कि एक सेट जिसे बोलते हैं ना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी हम्म, जिसे बोलते हैं, वो बना के दे देता हूँ ग्रुप में सबको। जिसको अपनी हार्वेस्ट करानी होगी, उन तरीकों का इस्तेमाल कर लेगा और अपना आगे निकल जाएगा। ये भी कोई पूछने वाली बात है, कब करोगे? उसके लिए करूँगा। मैम बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एक साथ इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकते ना। इतनी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी तो ये जो सभ्यता चल रही है ना, ये कौन सारी सी बिखर बहुत जाएगी। सच? कौन सी हमारी भी ये बहुत जो चल सच? रही है ये जो हमारी भी ये दूसरों की सेवा के झुकाव वाले जितने भी हमारे साथ चल रहे हैं, इतने तो सारे लोग और अभी अभी तो सीख रहे हैं ना मैम, कोई कुछ लोग नए आ रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं। कुछ लोग पुराने जिन्होंने सीखा हुआ है, उनके भी कई कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो अच्छा, इस तरीके से चलते, चलते, अगले चलते, चलते, हफ्ते चलते जब आगे जाएँगे। अगले हफ्ते तक मेरे ख्याल से मेरा चैनल खुल जाएगा दूसरा वाला। तो एक्सपेडिशन पे जाने से पहले शुरू करनी है नई किताब जो हम बात कर रहे थे, या उसके बाद शुरू करनी है? मतलब एक्सपेडिशन उससे पे तो पहले ही हम कर वहां देंगे पे शुरू। होंगे तो वहां से भी कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है? हाँ, करने को तो वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन इतना टाइम मिलेगा हम लोगों को? इतने सारे लोग हैं हम लोग। पता नहीं। अच्छा है ना, सारे सामने होंगे, सब साथ में बैठ के करेंगे। हाँ, हाँ, कर लो। इस बहाने सारे देख भी लेंगे कि पीए लाइव सेशंस किस तरीके से करता है गिन्नी मैम के साथ। तो अच्छा, चलो ठीक है। तो ओके, वैसे somebody भी at the कई door। लोगों को वैसे भी कई लोगों को कंप्लेन है कि भई आप पीए के ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हो? तो जो इस बार आ रहे हैं, वो देख लेना यार मिल के भई तुम्हारे जैसे ही हूँ, कुछ नया नहीं है मेरे अंदर। हाँ, अरे यार मैं तो परेशान हो गई हूँ, सब आपका नंबर मांगते हैं, पा का नंबर दो, हमें इनसे मिलना है, हमें इनसे मिलना है, हमें इनसे मिलना है। मैं ही नहीं मिल पाती हूँ तो कहाँ मैं इनको आपका नंबर दूँ? ये अरे कौन मैम वो है? अभी ये कौन बोल रहा है? ये कौन समझा रहा है? अच्छा। देखो मैम दिक्कत ये है ना कि अगर मैं ऐसे सबके पर्सनल जवाब देने लग गया ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी दिन अगर ये लोग चाहें ना आपके चैनल पे आ जाएँ, क्यूएनए कर लें, उनके सवाल होंगे, जवाब दे दिए जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे ही सभी के देने लग जाऊँ तो आप सोचो ना दोस्त 49% सर्विस टू सेल्फ तो मेरा भी है। मेरे को भी तो ग्रुप अपनी भी तो ज़िंदगी बना जीनी है। रखा है, क्वेश्चन आंसर के ग्रुप लिए भी ग्रुप है। भी तो बना रखा है। हाँ, ठीक वहाँ है, पर पूछ सकते हो आप। ठीक है, हाँ मैं तो यही जवाब देती हूँ पा उनको। चलो ठीक है, 1 घंटा हो गया, अब टाटा बाय बाय। मैम ये अभी आपके इसमें चैनल पे ये है ना दिलीप देसाई, हाँ, इन्होंने लिखा है पा दिस इज़ हाई टाइम टू गाइड परफेक्टली टू अस फॉर यस, असेंशन। मैम यस। मैंने इनकी अंडरस्टैंडिंग देखी है विपुल के चैनल पे भी ये अच्छे कमेंट करते हैं। पहले तो मैं हम्म, इनको बहुत-बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ दिल दिल से। कि आपके सर जो एनालिसिस होता है ना, आप जो सेशन को सुनते हो, सुन के जो आप एनालिसिस करते हो और उसको बड़ा शॉर्ट और क्रिस्प करके वहाँ पर डालते हो ना, मुझे हम्म, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है आपका। कि मेरे को ऐसा हम्म। लगता है कि हाँ, कोई है जो इसको बड़े अच्छे से समझ रहा है, बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा है। और ये जो आपने कहा है ना कि ये परफेक्ट टाइम टू गाइड अस फॉर असेंशन, सर डेफिनिटली मैं आपके लिए, सबके लिए, हम सबके लिए, ये आपके लिए नहीं हम सबके लिए बनेगा ये। और हम इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएँगे, उसके अंदर जो गाइडलाइंस रा ने दी है ना, कि फोर्थ डेंसिटी में किस तरीके पॉज़िटिव में क्या है, मैं पॉज़िटिव का बनाऊँगा, नेगेटिव में ना तो मेरी इच्छा है और ना ही मैं उसका बना सकता हूँ। जिनका झुकाव नेगेटिव है आप उनसे ले सकते हो वो, रा ने बोला भी है, अगर इसके तरीके चाहिए आपको, तो उसके तरीके उनके पास है, तो वो उनसे ले सकते हैं। हम डेफ़िनेटली ये बनाएँगे और आप सब लोगों से शेयर करेंगे। ओके, बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीक। पा 1 सेकंड में जरा रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? हाँ। अच्छा।